प्यारे बच्चों, शुद्ध हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं व्यवसायिक एवं कार्यालय संगठन 2024 यूपी बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर के आया हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि इसका लाभ सबको मिल सके। पहला प्रश्न है, फ्रेंचाइजिंग क्या होती है? फ्रेंचाइजिंग या किसी विशेष उत्पादक द्वारा उत्पादन की जाने वाली वस्तु का विक्रय करने का अधिकार है। वस्तु का निर्माता अपनी वस्तु के बाजार को विस्तृत करने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को वस्तु का विक्रय करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों को देश के विभिन्न भागों में मान्यता फ्रेंचाइजी प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 2 है, टैली विपणन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है टैली विपणन दूरदर्शन के माध्यम से विक्रय करने को टैली विपणन अथवा टैली शॉपिंग कहते हैं। यह डाक द्वारा व्यापार का आधुनिक विकसित स्वरूप है। तीसरा प्रश्न है, सुपर बाजार की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, सुपर बाजार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, इनमें प्रायः दैनिक प्रयोग की वस्तुएं बेची जाती हैं। नंबर 2, यह स्वयं सेवा के आधार पर कार्य करते हैं। नंबर 3, इन बाजारों में वस्तुएं प्रायः खुली अलमारी में पैकिंग में रखी जाती हैं। नंबर 4, इनमें मूल्य निश्चित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विदेशी बीजक बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है, विदेशी बीजक बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, बीजक बनाते समय प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, बीजक इंडेंट में दिए गए निर्देश के अनुसार और उसी मुद्रा में बनाया जाना चाहिए। नंबर 3, विदेशी बीजक को प्रायः 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है। एक प्रति आयातकर्ता को दूसरी प्रति माल के अधिकार पत्र के साथ तथा तीसरी प्रति भविष्य के संदर्भ के लिए रिकॉर्ड में रखा जाता है। 5वां प्रश्न है, किराया क्रय पद्धति व प्रभाग भुगतान पद्धति में अंतर बताइए। उत्तर है, किराया क्रय पद्धति व प्रभाग भुगतान पद्धति में निम्नलिखित अंतर हैं। क्रम संख्या, किराया क्रय पद्धति, प्रभाग भुगतान पद्धति। क्रम संख्या नंबर 1, किराया क्रय पद्धति में लिखा जाएगा, इस पद्धति में अनुबंध किराया अनुबंध की तरह होता है। प्रभाग भुगतान पद्धति में इस पद्धति का अनुबंध शुरू से ही विक्रय अनुबंध होता है। नंबर 2, इस पद्धति के अंतर्गत माल वापस लेने के लिए विक्रेता दावा कर सकता है। प्रभाग भुगतान पद्धति में लिखेंगे, इस पद्धति के अंतर्गत केवल भुगतान के लिए विक्रेता दावा कर सकता है। नंबर 3, किराया क्रय पद्धति में अंतिम भुगतान तक जोखिम विक्रेता पर रहती है। प्रभाग भुगतान पद्धति में लिखेंगे, क्रेता पर रहती है। प्रश्न संख्या 6 है, विभागीय भंडार तथा बहुसंख्यक दुकानों में अंतर बताएं। उत्तर है, विभागीय भंडार तथा बहुसंख्यक दुकानों में निम्नलिखित अंतर हैं। क्रम संख्या, विभागीय भंडार और बहुसंख्यक दुकानें। क्रम संख्या में 1, विभागीय भंडार में लिखेंगे सभी प्रकार की वस्तुओं की बिक्री। बहुसंख्यक दुकानों में केवल 1 या 2 प्रकार की वस्तुओं की बिक्री।
नंबर 2, शहर के मध्य विशाल भवनों में स्थित। बहुसंख्यक दुकानें शहर की बस्तियों में भी। नंबर 3, विभागीय भंडार में लिखेंगे माल का विक्रय नगद व उधार। बहुसंख्यक दुकानों में केवल नगद विक्रय। नंबर 4, विभागीय भंडार में इन भंडारों का संगठन कंपनियों के आधार पर होता है। बहुसंख्यक दुकान में इन दुकानों का प्रबंध शाखाओं की प्रवृत्ति के अनुसार ही होता है। अगला है प्रश्न संख्या 7, निम्न पर टिप्पणी लिखें। नंबर 1, जीएसटी। नंबर 2, नाम की चिट्ठी। नंबर 3, भूल चूक लेनी देनी। नंबर 4, कच्चा बीजक। उत्तर है नंबर 1, जीएसटी। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जिसमें बहुत से करों को समाहित किया गया है। नंबर 2, नाम की चिट्ठी। जब विक्रेता बीजक में वास्तविक रकम से कुछ कम रकम लिख देता है तब रकम बढ़ाने के लिए क्रेता के पास एक चिट्ठी लिखता है जिसे नाम की चिट्ठी कहते हैं। नंबर 3, भूल चूक लेनी देनी। यह प्रत्येक बीजक के बाईं ओर लिखा जाता है। इसके लिखने का आशय यह होता है कि बीजक में यदि कोई गलती रह गई होगी तो उसका लेन देन भविष्य में हो जाएगा। नंबर 4, कच्चा बीजक। माल की बिक्री से पूर्व या पूछताछ करने वाले को सूचना देने हेतु अनुमानित अंकों के आधार पर तैयार किए गए बीजक को कच्चा बीजक कहते हैं। नंबर 8 है विभागीय भंडार के लाभ बताइए। उत्तर है विभागीय भंडार के निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, विभागीय भंडार बड़े पैमाने पर माल सीधे उत्पादकों से ही खरीदते हैं, इसलिए उन्हें क्रय का लाभ मिलता है। नंबर 2, माल क्रय करने में सुविधाजनक होते हैं क्योंकि ग्राहकों को एक ही स्थान पर सभी वस्तुएं मिल जाती हैं। नंबर 3, नए नए डिजाइनों की वस्तुएं रखने की वजह से विभागीय भंडार आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है। नंबर 4, विभागीय भंडार अच्छी किस्म और प्रमाणित वस्तुएं उपलब्ध करवाते हैं। प्रश्न संख्या 9 है भ्रमणशील फुटकर व्यापारी किसे कहते हैं? उत्तर है भ्रमणशील फुटकर व्यापारी वे व्यापारी जिनकी निश्चित दुकानें नहीं होती, जिनका माल बेचने का स्थान निश्चित नहीं होता, माल भी निश्चित नहीं होता, भ्रमणशील फुटकर व्यापारी कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए इन प्रश्नों को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि इसका लाभ सबको मिल सके। 10वां प्रश्न है थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी में अंतर बताइए। उत्तर है थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी में निम्नलिखित अंतर हैं। क्रम संख्या थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी। नंबर 1, थोक व्यापारी में बड़ी मात्रा में माल का क्रय विक्रय करता है। फुटकर व्यापारी थोड़ी मात्रा में माल का क्रय विक्रय करता है। नंबर 2, थोक व्यापारी को अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। फुटकर व्यापार कम पूंजी से प्रारंभ किया जा सकता है। नंबर 3, थोक व्यापारी अनेक स्थान पर व्यापार करता है, लेकिन फुटकर व्यापारी प्रायः एक ही स्थान पर व्यापार करता है। नंबर 4 है इसका उपभोक्ता से संबंध
दूर का होता है। फुटकर व्यापारी में इसका दारोमदार उपभोक्ता पर ही होता है। प्रश्न संख्या 11 है, विदेशी बीजक में वर्णित बातों का उल्लेख करें। उत्तर है, विदेशी बीजक में निम्न बातों का उल्लेख रहता है। नंबर 1, माल विक्रेता का नाम व पता। नंबर 2, जहाज का नाम जिस पर माल भेजा जा रहा है। नंबर 3, माल पेटियों की संख्या। नंबर 4, बंदरगाहों के नाम। नंबर 5, आयातक का नाम और पता। नंबर 6, इंडेंट संख्या। नंबर 7, पैकिंग के ऊपर डला मार्का। नंबर 8, माल भेजने संबंधी व्ययों का ब्यौरा। नंबर 9, माल का विवरण व चिन्ह। नंबर 10, माल की कीमत। नंबर 11, व्यापार बट्टे की गणना। नंबर 12, विविध व्यय जो माल भेजने में किए गए। नंबर 13, बीजक बनाने की तिथि। नंबर 14, बीजक तैयार करने वाले के हस्ताक्षर एवं नंबर 15, भूल चूक लेनी देनी वाक्य का लिखा रहना। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूचनार्थ बीजक का प्रयोग किन दशाओं में किया जाता है। उत्तर है, सूचनार्थ बीजक का प्रयोग निम्न दशाओं में किया जाता है। नंबर 1, जब ग्राहक खर्च सहित माल का मूल्य जानना चाहे। नंबर 2, जब माल बिक्री और वापसी की शर्त पर भेजा जाए। नंबर 3, नए ग्राहक को सूचना देने की स्थिति में। प्रश्न संख्या 13 है, बहुसंख्यक दुकानों के 4 लाभ बताइए। उत्तर है, बहुसंख्यक दुकानों के लाभ। दुकानों में वस्तुओं का मूल्य अथवा गुण समान होने के कारण जनता का विश्वास बढ़ जाता है। नंबर 2, इन दुकानों पर वस्तुओं का मूल्य निश्चित होने के कारण ग्राहकों को काफी सुविधा होती है। नंबर 3, वस्तुओं की मार्केटिंग लागत कम होने से कुल उत्पादन की लागत भी कम हो जाती है। नंबर 4, दुकानों की आंतरिक अथवा बाहरी सजावट एक जैसी होने के कारण ग्राहक इनको आसानी से पहचान लेता है। अगला प्रश्न है 14, फुटकर व्यापारी के क्या कार्य होते हैं। उत्तर है, एक फुटकर व्यापारी को निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं। नंबर 1, विभिन्न थोक व्यापारियों से माल क्रय करना। नंबर 2, उपभोक्ता की पसंद के अनुसार माल का विक्रय करना। नंबर 3, अपने क्षेत्र के ग्राहकों की विभिन्न माल की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना। नंबर 4, वस्तु के बिकने से पहले तक की सीजन मूल्य ह्रास तथा जोखिम सहना। प्रश्न संख्या 15 है, कार्यालय में यंत्रों के प्रयोग से होने वाली हानियां बताइए। उत्तर है, कार्यालय में यंत्रों के प्रयोग से लाभ के साथ साथ हानियां भी हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यंत्रों की सहायता से कार्य करने में कम कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, इसलिए कर्मचारी संघ इसका विरोध करते हैं। नंबर 2, यंत्रों का प्रयोग छोटे कार्यालयों के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते। नंबर 3, यंत्र के खराब हो जाने पर उसकी मरम्मत की व्यवस्था करने में अनेक कठिनाइयां आती हैं। नंबर 4, एक यंत्र का प्रयोग विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। विशेष कार्य न होने पर यंत्र का कार्य कम हो जाता है अथवा समाप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 16 है,
कार्यालय में कंप्यूटर का प्रयोग को बताइए। उत्तर है कार्यालय में कंप्यूटर निम्नलिखित क्रियाएं करता है। नंबर 1, कंप्यूटर सूचनाओं को बड़ी तीव्र गति से ग्रहण करता है। नंबर 2, कंप्यूटर सूचनाओं को स्टोर करता है और आवश्यकता पड़ने पर सूचनाओं को पुनः प्रयोग करने हेतु उपलब्ध कराता है। नंबर 3, गणित संबंधी क्रियाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बड़ी ही तीव्र गति से करता है। अगला प्रश्न संख्या 17 है, रोकड़ लेखन यंत्र क्या है? उत्तर है रोकड़ लेखन यंत्र। बड़े व्यापारिक भवनों में जहां हजारों रुपए का नगद माल बिकता है, वहां यह मशीन बहुत उपयोगी होती है। रोकड़ लेखन यंत्र की सहायता से प्रबंधक बड़ी आसानी से संपूर्ण बिक्री की रकम का मिलान कर सकता है, अतः धोखाधड़ी और गबन आदि की संभावना कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्रोकर से क्या आशय है? उत्तर है दलाल या ब्रोकर एक एजेंट होता है जो क्रेता और विक्रेता के बीच सौदा तय कराता है और इसके लिए पारिश्रमिक लेता है, जिसे दलाली कहते हैं। अगला विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, थोक व्यापारी द्वारा उत्पादकों एवं फुटकर विक्रेताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है थोक व्यापारियों द्वारा उत्पादकों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं। नंबर 1, बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय। थोक व्यापारी अधिक मात्रा में माल खरीदकर उत्पादकों को बड़े पैमाने पर माल उत्पादन करने हेतु सक्षम करते हैं। नंबर 2, शीघ्र भुगतान। थोक व्यापारी उत्पादकों से अधिक मात्रा में माल खरीदकर उनको भुगतान कर देते हैं, इससे उधार बेचने का जोखिम नहीं रहता। नंबर 3, बिक्री का बीमा। थोक व्यापारी मिलों को पहले ही ऑर्डर दे देते हैं, जिसकी वजह से उत्पादकों की बिक्री निश्चित सी हो जाती है। नंबर 4, बड़ी मात्रा में उत्पादन के लाभ। थोक व्यापारी उत्पादकों से बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं, अतः उत्पादक बड़ी मात्रा के उत्पादन से लाभ उठाते हैं। नंबर 5, विज्ञापन। थोक व्यापारी प्रायः अपना माल विज्ञापन के माध्यम से बेचने की वजह से उत्पादकों को विज्ञापन पर खर्च नहीं करना पड़ता। थोक व्यापारी द्वारा विक्रेताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाएं। नंबर 1, उत्पादकों तक जाने का कष्ट नहीं होता। फुटकर व्यापारियों को सीधे उनकी आवश्यकता के अनुसार माल उपलब्ध कराते हैं, जिसके कारण उत्पादकों के पास दौड़ने की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 2, आर्थिक सहायता। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को उधार माल बेचकर उनकी आर्थिक सहायता करते हैं। नंबर 3, माल व्यर्थ नष्ट नहीं होता। थोक व्यापारी की वजह से विक्रेताओं को बड़ी बड़ी मात्रा में माल खरीदने से बच जाते, जिससे माल नष्ट नहीं होता। नंबर 4, विज्ञापन में सहायता। थोक व्यापारी का कार्य बड़े पैमाने पर होने की वजह से फुटकर व्यापारी को माल का प्रदर्शन, सजावट तथा विज्ञापन इत्यादि में भी सहायक होता है। प्रश्न संख्या 20 है, विभागीय भंडार के संगठन, विशेषताओं, गुण तथा दोष का वर्णन कीजिए। उत्तर है विभागीय भंडार।
विभागीय भंडार का मतलब बड़े पैमाने पर फुटकर विक्रेता की दुकान से है, जिसमें एक ही भवन के अंतर्गत कई विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग एक खास तरह की वस्तुओं का विक्रय करता है। इन विभागों का नियंत्रण संस्था या एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। विभागीय भंडार की विशेषताएं। विभागीय भंडार में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 1, शहर के मध्य में स्थित होने के कारण ग्राहकों को पहुंचने में सुविधा रहती है। नंबर 2, एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों में बटे रहते हैं। नंबर 3, प्रत्येक विभाग में एक ही प्रकार की वस्तु मिलती है। नंबर 4, इसमें केवल उच्च किस्म की वस्तुओं की ही विक्रय होती है। विभागीय भंडार के लाभ। नंबर 1, पश्चिमी देशों में विभागीय भंडार घर तक माल पहुंचाने की निःशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं। नंबर 2, नगर के केंद्र में स्थित होने तथा ग्राहकों को सभी चीजें एक ही स्थान पर मिल जाने की वजह से बिक्री अधिक होती है। नंबर 3, विभागीय भंडार एक प्रकार की अनेक वस्तुएं अपने पास रखते हैं, जिससे वस्तुओं का चुनाव संभव होता है। विभागीय भंडार के दोष। नंबर 1, विभागीय भंडार विशाल संगठन होने की वजह से काफी पूंजी की आवश्यकता होती है। नंबर 2, शहर के मध्य स्थित होने की वजह से जनसाधारण की पहुंच से दूर हो जाते हैं। नंबर 3, इन भंडारों में ग्राहक व मालिकों में व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता, जिससे बिक्री पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रश्न संख्या 21 है, सूचनार्थ बीजक क्या है? बीजक तथा सूचनार्थ बीजक में अंतर बताइए। उत्तर है सूचनार्थ बीजक। सूचनार्थ बीजक वह बीजक है जिसको अनुमानित अंकों के आधार पर तैयार किया जाता है। सूचनार्थ बीजक में बीजक के स्थान पर सूचनार्थ अथवा कच्चा बीजक शब्द लिखा जाता है और भूल चूक लेनी देनी शब्द का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। बीजक तथा सूचनार्थ बीजक में अंतर। क्रम संख्या बीजक और सूचनार्थ बीजक। क्रम संख्या 1 है, प्रायः वास्तविक बिक्री के पश्चात बनाया जाता है। और सूचनार्थ बीजक में लिखेंगे प्रायः वास्तविक बिक्री से पहले तैयार किया जाता है। नंबर 2, बीजक में यह माल के क्रय विक्रय का पक्का प्रमाण होता है। सूचनार्थ बीजक में लिखेंगे यह माल के क्रय विक्रय का प्रमाण नहीं होता है। नंबर 3, बीजक में इसमें वास्तविक खर्चे अंकित होते हैं, लेकिन सूचनार्थ बीजक में इसमें अनुमानित व्यय लिखे जाते हैं। नंबर 4, बीजक का उद्देश्य क्रेता को माल के मूल्य की जानकारी देना है। सूचनार्थ बीजक में इसका उद्देश्य भावी ग्राहकों को माल के अनुमानित मूल्य की जानकारी देना है। नंबर 5, इसमें हस्ताक्षर आवश्यक होता है, लेकिन सूचनार्थ बीजक में हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं। नंबर 6 है, इसमें भूल चूक लेनी देनी शब्द लिखना आवश्यक है, लेकिन सूचनार्थ बीजक में इसमें इसे लिखना आवश्यक नहीं है। प्यारे बच्चों, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इसका लाभ
सभी को मिल सके। धन्यवाद।